स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग जेपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, जो कि सिलेबस 2016 में बदलाव हुआ था। उसके बाद से 2016 में 6th जेपीएससी, फिर 7 से 10th जेपीएससी, 11 से 13 जेपीएससी और जेपीएससी बैकलॉग जो हुआ था 2024 में, उसका मेंस का क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। साथ में सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्वेश्चन से रिलेटेड, आने जाने की संभावना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी जो बेस्ट है, सब हम लोग रिलेट करके इसमें देखते जाएंगे, ताकि हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो और आप सबको याद हो सके। और किस क्वेश्चन से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग मेनली एमसीक्यू सीरीज जो लिए हैं वह हिस्ट्री का लिए हैं। पेपर 3 का 11 से 13 जेपीएससी में जो पूछा गया था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर 3 में सम्मिलित होता है। सेट 1 इसमें हम लोग देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन था, बैरी गाजा जिसे प्राचीन भारत के उत्कृष्ट बंदरगाह भृगु कच्छ के रूप में पहचाना गया है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो बैरी गाजा जिसे प्राचीन भारत के उत्कृष्ट बंदरगाह भृगु कच्छ के रूप में पहचाना गया है, या नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आप सब अगर थोड़ा सा भी इसमें ज्योग्राफिकल मैप को अगर जानते होंगे तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे। भृगु कच्छ कच्छ के में ही अवस्थित है। तो कच्छ गुजरात की खंबात की खाड़ी के आसपास। तो गुजरात में कौन नदी बहती? ताप्ती, नर्मदा, ये सब मुहाने खंबात की खाड़ी के आसपास गिरती है। तो वहां से कनेक्ट करके नर्मदा नदी से मार सकते थे। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी दो ही नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है। बात यहाँ पे बैरी गाजा का था, तो हम लोग क्वेश्चन में ही बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ था। प्राचीन भारत का ये उत्कृष्ट बंदरगाह था। आधुनिक नाम इसका भरूच या मृगुकच्छ है, जो कि नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। व्यापारिक महत्व ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसमें पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कि पहली शताब्दी में एक ग्रीक व्यापारिक द्वारा लिखा गया था, एक नाविक के द्वारा यह पुस्तक, उसका नाम पता नहीं है। उन्होंने इसमें लाल सागर और हिंद महासागर का जो समुद्री व्यापार होता था उसके जिक्र किया गया है इस बंदरगाह से। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पाई शहरों में कौन से अपने आकर्षक और अनूठे जल संचय प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो जो शहर अपने अनूठे जल प्रबंधन और जल संचयन के लिए जाना जाता है वह है धोलावीरा। तो हम लोग इसको इस टाइप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। धोलावीरा, हम लोग पैर, हाथ या किसी भी चीज को धोने के लिए क्या यूज करते हैं? तो जल का। तो धोलावीरा अनूठे जल संचयन और आकर्षण के लिए जाना जाता है। या धोलावीरा जो स्थित है लूनी नदी के तट पर, कच्छ गुजरात में। रविंद्र सिंह बिष्ट इसका उत्खनन किए थे। विशाल जलाशय और उन्नत प्रबंधन के लिए पहचाना जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लड़काना जिला, सिंध, पाकिस्तान में। मृतकों का टीला इसका उप शाब्दिक अर्थ है। और उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922 में किए थे। बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांस्य की मूर्ति, पाशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं। नेक्स्ट, कालीबंगन, काले रंग की चूड़ियां, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में पाया जाता है। इसमें जुते हुए खेत भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। रोपर, जो कि रूपनगर इसका आधुनिक नाम है, सतलज नदी के तट पर पंजाब में पाया जाता है ये रोपर। खास बात यह है कि इस वीडियो का लास्ट में देखिएगा आप सब, जितने भी क्वेश्चन है हैंड रिटेन नोट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन का देखेंगे बैरी गाजा, उसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसी तरह से दूसरा प्रश्न हड़प्पाई शहर से, जो कि हड़प्पा स्थल यानी सिंधु सभ्यता के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं एक न एक क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड भी इसलिए डिटेल यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है। ऑप्शन से रिलेटेड मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, रोपर से रिलेटेड हड़प्पा, जितने भी इंपॉर्टेंट है सब इसमें था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का खोज किया गया था, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। क्वेश्चन अगला जेपीएससी में पूछा हुआ था भी, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसका उत्खनन किया गया था। पिगमट, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। इसमें जो प्राप्त साक्ष्य था, R37 जो कब्रिस्तान था। फिर ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, दो टिल्लों की साक्ष्य, उर्वरता देवी का चित्र, ये सब मिला था। ये सब जो डिटेल जो यहाँ पे लिखा हुआ, वीडियो का लास्ट में जो पीडीएफ रहेगा उसमें सब इंक्लूड रहेगा, वहां से आप सब देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्वेश्चन आते हैं आज का। सौंदर्य क्या था? तो सौंदर्य एक प्रकार का किसानों के लिए जो ऋण की व्यवस्था थी, वही हम लोग। तो सौंदर्य क्या था? किसानों के लिए एक ऋण की व्यवस्था था। या सौंदर्य
जो कि मध्यकाल तुगलक काल मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसका जिक्र हुआ था। सल्तनत द्वारा किसानों को दिया जाने वाला जो कृषि ऋण था मुगल काल के समय, उसी को सौंदर्य के नाम से जाना जाता था। मुख्य उद्देश्य था खेती को बढ़ावा देना व कृषि उत्पादकता बढ़ाना। अगला हम लोग देखेंगे, शिवाजी ने निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि के उगाही की व्यवस्था कर अपने आय में बढ़ोतरी की। इस राशि को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवाजी ने निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि के उगाही की व्यवस्था कर अपने आय में बढ़ोतरी की। इस राशि को जो विभिन्न नामों से जाना गया था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे चौथ के नाम से जाना गया था। चौथ जो कि एक प्रकार का कर था, समान रूप से मुगल क्षेत्रों की भूमि व पड़ोसी राज्यों की आय की एक चौथाई के हिस्से पर इसका उपयोग किया जाता था, या मराठों को उस क्षेत्र में आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाने वाला कर था। बाकी जो भी ऑप्शन में है उसे भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कम पढ़ें, लेकिन जितना जो पढ़ें उससे रिलेट जो भी क्वेश्चन बाकी बाद में आए वो ना छूटे। सरदेशमुखी शिवाजी के समय लिया गया एक और महत्वपूर्ण कर था, या जो राज्यों के आय का 10वां भाग होता था सरदेशमुखी, वो भी शिवाजी के समय लगाया गया था। नेक्स्ट जो ऑप्शन था सरंजाम या मराठा भू राजस्व से संबंधित एक व्यवस्था था सरंजामे। बात यहाँ पे नहीं शिवाजी का हुआ था, तो उसके बारे में भी कुछ डिटेल जान लेते हैं। अष्टप्रधान उनके विधानमंडल को बोलते थे। पुरंदर की संधि शिवाजी और राजपूत शासक जयसिंह प्रथम के बीच 1665 में हुई थी। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 7 दिसंबर 1856 को लाया गया था, जो कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया था। यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह है तो सती प्रथा के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1829 में धारा 17 के तहत विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसे बंद किया गया था। दास प्रथा लॉर्ड एलिनबरो के समय 1843 में शारदा सदन पंडित रामाबाई के द्वारा स्थापित किया गया था महिला से शिक्षा हेतु, और सारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय बाल विवाह से संबंधित। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड लिनलिथगो थे। बात यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसका प्रस्ताव 1942 में वर्धा में किया गया था। ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को स्वीकृति मिली थी। 8-9 अगस्त के रात में गांधी जी के द्वारा डू एंड डाई नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में, और 9 अगस्त को प्रातः ऑपरेशन जीरो आवर इसी से संबंधित था। इसमें प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी, और महात्मा गांधी को आगरा का पैलेस, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। अगला, अगर इसी से रिलेट हम लोग करके देखते हैं तो यहाँ पे देख चुके भारत छोड़ो आंदोलन, लॉर्ड वेवेल इनका कार्यकाल था 1944 से 47, इरविन का 1926 से 31 और लॉर्ड रीडिंग का 1921 से 26 के बीच। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकाशनों में से कौन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी से जो संबंधित नहीं है वह है केसरी। बाकी इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था। केसरी जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित ये अखबार था। हरिजन ये 1923 में पुणे के में प्रकाशित महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका थी, और जो पत्रिका था इंडियन नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। पुस्तक में हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सर्वोदय, की ऑफ हेल्थ, सत्याग्रही, मेरे सपनों का भारत, ये महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिका पुस्तक थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1947 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रियासतों को भारतीय संघ में परिग्रहण करने के लिए प्रसिद्ध था? तो इन्हीं के कार्यों के लिए, इसी कार्य के लिए वल्लभ भाई पटेल इनका आंसर जाता है। इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। 562 देशी रियासतों को इन्होंने एकीकरण किया था। 1948 में जब हैदराबाद रियासत भारत संघ में नहीं मिल रहा था तो ऑपरेशन पोलो के तहत उन्हें भी मिलाया था।
बाकी जो ऑप्शन है विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक, अगला सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक और आजाद हिंद सेना के प्रमुख नेतृत्वकर्ता, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट 1895 से 1900 में हुए मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित था। उलिहाती गांव खुट्टी से इनका शुरुआत किए थे भगवान बिरसा मुंडा ने। उलगुलान जिसका अर्थ होता है क्रांति, इसमें इनका जो मुख्य योगदान रहा था बहुत ही ज्यादा, और गया मुंडा का भी रहा था। बिरसा मुंडा का गांव उलिहातों से यह शुरू हुआ था। डोंबारी बुरू में मुंडा उलगुलान का प्रमुख केंद्र, जिसकी पहली बैठक 1899 में हुई थी। यह क्वेश्चन 14 जेपीसी के पीटी में आया हुआ भी था। नेक्स्ट जो ऑप्शन था सिद्धू कानू, जो संथाल हुल विद्रोह से संबंधित 1855-56 में। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। नेक्स्ट दामिन एको किससे संबंधित है? तो दामिन एको 1824 में अंग्रेजों के द्वारा राजमहल पहाड़ियों के वन क्षेत्र में संथालों को बसाने के लिए संथाल परगना में इसका क्षेत्र निर्धारित किया था। तो संथाल क्षेत्र से संबंधित है दामिन एको। दोस्तों ये था 11 से 13 जेपीएससी में इतिहास से पूछे गए 10 प्रश्न और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था सब हम लोग इसमें देखे। साथ में यहाँ मेंस का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सब पीडीएफ डाउनलोड कर ये भी देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा मेंस के क्वेश्चन का भी लिखने का। यहाँ सब जो हम पहले बोले थे कि जितने भी क्वेश्चन है सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन हैंड रिटेन नोट्स भी इस वीडियो के लास्ट के पीडीएफ में मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंड रिटेन नोट्स है, पीडीएफ इसका मिल जाएगा। वहां से आप सब कोई भी एग्जाम का तैयारी जो कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन का में जो इसका लिंक रहेगा टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर इसको तैयारी करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी का ही रहेगा, पेपर 3 का ही 11 से 13 जेपीसी का।